आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरे नंबर में आपको किसी भी ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी पेपर का नोट्स तथा सजेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख कर दो। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री यानी कि बिल्कुल निःशुल्क दिए जाएंगे। और मेरे द्वारा जो नोट्स सजेशन दिए जाते हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका जीता जागता प्रूफ मैं आप लोगों के सामने दिखाने वाला हूँ। इसके बाद हम लोग वीडियो प्रारंभ करेंगे। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है, ठीक है। प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर का सजेशन बच्चों को दिया जाता है और मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छप रहे हैं। तो विद्यार्थियों का यहाँ पर देख सकते हो कमेंट किस प्रकार आया हुआ है। इस तरह के कमेंटों की संख्या 100-200 में नहीं, हज़ारों में है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ किस तरह का फीडबैक आया हुआ है बच्चों का। और ये बच्चों का कहना है कि सर आप जो सजेशन देते हो सभी ऑनर्स तथा सब्सिडरी पेपर का, उसी से सारे सवाल एग्जाम में मैच कर गए हैं, एक भी सवाल इधर उधर का नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आप भी हमारे ऊपर भरोसा करो और आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ। मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उससे आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से एक दिन पहले जरूर देख लेना ताकि आपको हेल्प मिले। ये पार्ट 2 बीए द्वितीय वर्ष या बीए सेकेंड ईयर में यदि आपने ज्योग्राफी बोले तो भूगोल जैसे सब्जेक्ट को सब्सिडरी पेपर के रूप में रखा है तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप सभी के लिए वरदान साबित होने वाला है। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। यदि आपको इन बातों पर विश्वास ना हो तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों के पास तो क्वेश्चन बैंक होगा ही। क्वेश्चन बैंक को पलटाइए और देखिए ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में कितने बार पूछे गए, तो ही आपको इन प्रश्नों की अहमियत पता चलेगी। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में एक बार नहीं, दो बार नहीं, पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। अब आपके मन में एक सवाल अवश्य आता होगा, सर पिछले 10 वर्षों से ये प्रश्न क्यों रिपीट होते आ रहे हैं? इसलिए रिपीट होते आ रहे हैं क्योंकि इससे बेहतरीन और इससे नया प्रश्न एक भी नहीं है आपके यानी कि सिलेबस में, इसीलिए एग्जामिनर के द्वारा इसे बार बार रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। और इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है ज्योग्राफी बोले तो भूगोल के प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी आसान व सरल शब्दों में इनका आंसर तैयार किया गया। यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर या आंसर एक नज़र से देख लेते हो, आप मन की गति से याद कर पाओगे और पूरे लाइफ टाइम तक इन प्रश्नों का आंसर नहीं भूल पाओगे। इसी से अंदाजा लगा सकते हो आप सभी छात्र छात्राएं कि कितने आसान और सरल शब्दों में ज्योग्राफी के प्रोफेसर के द्वारा इनका उत्तर तैयार किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर साफ साफ मैं बता दूं, मेरे द्वारा जो आंसर आपको दिए जा रहे हैं यदि आप सेम टू सेम एग्जाम हॉल में लिख देते हो तो आपके एग्जामिनर यानी कि कॉपी जांचने वाले भी इंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी आसान शब्दों में उत्तर चाहिए और आपको ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में उनके द्वारा फुल मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। टारगेट विद शिवम यानी कि मैं 100% गारंटी लेता हूँ दोस्तों, इसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, ठीक है। आपके पूरे साल की तैयारी को मात्र इस 10 मिनट की वीडियो में कवर किया जा रहा है, तो आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस तरह के अपॉर्चुनिटी को यूँ ही जाने नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर की बात करें तो इन सभी प्रश्नों का आंसर जो है आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगा, ठीक है। जो पीडीएफ आपको दिया जाएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर ही देखने को मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ आंसर ही देखने को मिलेंगे, आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपको क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेना है। क्वेश्चन लिखने में मात्र आपको लगेंगे 5 मिनट। आपको यहाँ पर 100 यानी कि 100% मार्क्स की गारंटी ली जा रही है, तो आप 5 मिनट तो प्रश्न लिखने में दे ही सकते हैं ना। तो 5 मिनट के लिए आपको इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लेना, फिर मैं बताऊंगा कैसे आप इस सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करोगे। और प्रश्न लिखाने के दौरान मैं थोड़ा थोड़ा आपको उत्तर भी बताने का काम करूंगा, ठीक है। जब आप आंसर का पीडीएफ पढ़ोगे तो आपको आंसर जो है जाना पहचाना सा लगेगा और आपको याद करने में आसानी होगी। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और प्रश्न लिखना कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए मजबूरी है, क्योंकि आंसर के पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ आंसर ही देखने को मिलेंगे। जब प्रश्न ही नहीं रहेगा तो फिर आंसर पढ़ के क्या फायदा। इसलिए प्रश्न आप अपने कॉपी में लिखोगे। आप अपने प्यारे से कॉपी में इन सभी प्रश्नों को जल्दी से लिखिए। भारत के उच्चाउच्च की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और इस वर्ष भी पूछे जाएंगे। भारत के उच्चाउच्च की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और पिछले बार भी पूछे गए थे, इस बार भी अवश्य पूछे जाएंगे। तो जल्दी से आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखिए। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको थोड़ा उत्तर भी बताने का काम करूँगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को सबसे पहले ये वर्ड पता होना चाहिए। ये वर्ड के बारे में मैं आपको बता दूं, ये वर्ड के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। उच्चाउच्च आखिर होता क्या है? तो जिसे आप यहाँ पर कह सकते हैं धरातल की ऊंचाई निचाई से बनने वाले प्रतिरूप या आकार को कहते हैं। धरातल की जो ऊंचाई निचाई है उससे बनने वाले प्रतिरूप या आकार को हम लोग क्या कहते हैं? उच्चाउच्च। क्षेत्रीय स्तर पर उच्चाउच्च भू आकृतिक प्रदेशों के रूप में व्यक्त होता है और छोटे स्तर पर ये एक स्थल रूप या स्थल रूपों के संयुक्त रूप समूह प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो हम लोग काफ़ी अच्छे ढंग से इसके बारे में जानने का काम करेंगे, ठीक है। जल्दी से इन प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख। दूसरा प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले प्रश्न के बारे में हम लोग काफ़ी उत्तर के पीडीएफ में काफ़ी अच्छे ढंग से समझने का काम करेंगे। जल्दी से आप इन प्रश्नों को लिखिए। भारत में प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार का वर्णन करें। तो कुल मिलाकर बात करें यहाँ पर, भारत में प्राकृतिक वनस्पति जो है कुल मिला के 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 5 प्रकार के होते हैं। जल्दी से आप इन प्रश्नों को लिखिए।
ठीक है। भारत में प्रकृति वनस्पति यानी कि नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया इन इसके बारे में जान लेते हैं। 5 प्रकार की होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। तो इसके बारे में काफ़ी अच्छे ढंग से जानने का काम करेंगे। जल्दी से आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए प्यारे दोस्तों। ठीक है, आपको देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पर। भारत में लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों का वितरण का वर्णन करें। ठीक है, भारत में, जी हाँ, भारत में जो है लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों एवं वितरण का वर्णन करें। ठीक है, ये प्रश्न को भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए क्योंकि ये हर बार पूछे जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानने का प्रयास कर। तो प्यारे मित्रों, यहाँ पर बात कर ले आजकल इस्पात संयंत्रों के स्थानीयकरण में तीनों कारकों अर्थात कोयला, लौह अयस्क और बाजार का समान महत्व है। हालांकि किन्हीं 2 भौगोलिक कारकों की उपलब्धता जो है स्टील प्लांट साइट का निर्धारण करती है। तो इसके बारे में भी जानने का काम करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भारत में कपास, ठीक है, भारत में कपास के वितरण एवं उत्पादन की विवेचना करें। भारत में कपास के वितरण एवं उत्पादन की यहाँ पर विवेचना करने के लिए कहा जा रहा है। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लिखने का प्रयास काफ़ी स्पीडली में कीजिए। ठीक है, क्योंकि समय आप लोगों को कम दिया जाएगा। एग्जाम हॉल में समय काफ़ी कम दिया जाएगा और आपको लिखना कम ज़्यादा से ज़्यादा है, और जितना आप लिखोगे उतने अच्छे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो अभी से आप स्पीडली लिखने का प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो भारत में कपास के वितरण एवं उत्पादन की विवेचना कर रहे हैं। जल्दी से आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, उम्मीद करता हूँ मैं। तो भारत प्रति वर्ष लगभग कुल मिलाकर 6 मिलियन टन कपास का उत्पादन करता है, जो विश्व कपास का लगभग 23% है। भारत विश्व की कुल जैविक कपास उपज के लगभग 51% का उत्पादन करता है, जो वहनीयता की दिशा में भारत के प्रयासों को प्रदर्शित करता है। तो और भी अच्छे ढंग से हम लोग जानने का काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका यहाँ पर देख सकते हैं, भारत में पेट्रोलियम के वितरण एवं उत्पादन का विवरण करें। ठीक है, भारत में पेट्रोलियम के वितरण एवं उत्पादन का वर्णन करें। ये प्रश्न को भी आप उम्मीद करता हूँ अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। थोड़ा मैं सभी प्रश्नों का उत्तर भी बताने का काम करूंगा ताकि आपको जो है याद करने में और भी ज़्यादा आसानी हो। तो बात कर ले यहाँ पर, पेट्रोलियम जो है ट्रियस्ट्रियल युग की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण है जिसमें केवल 70% तेल एवं 30% प्राकृतिक गैस होती है। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में प्रमुख योगदान अपतटीय क्षेत्रों का है। देश में अपतटीय क्षेत्रों का पेट्रोलियम उत्पादन में कुल योगदान 66% है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 6 यहाँ पर जल्दी से आप इन प्रश्नों को कॉपी में लिखिए। भारत में मैग्नीज के वितरण एवं उत्पादन का विवरण दीजिए। भारत में मैग्नीज का वितरण एवं उत्पादन का विवरण दीजिए। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। मैग्नीज का उत्पादन तथा विवरण के बारे में जानते हैं। देश में मैग्नीज खनिज का अयस्क 379 मिलियन टन है। इनमें कुल मिलाकर 138 मिलियन टन संचित तथा शेष 241 मिलियन टन अवशेष भंडार है। मुख्य भंडार उड़ीसा में है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा गोवा में भी मैग्नीज के भंडार मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इन प्रश्नों को भी आपने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका, भारत में जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। भारत में जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप का वर्णन कीजिए। जल्दी से इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक, 2001 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में जनसंख्या का घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पिछले 100 वर्ष में जनसंख्या का घनत्व 4 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया है। सन 1901 ईस्वी की बात करें तो सन 1901 ईस्वी में यह घनत्व 77 था, जबकि सन 2021 में ये जो है ये 324 हो गया है। ठीक है, और बात कर ले यहाँ पर 2023 में, तो 2023 के अप्रैल में आपको भारत जो है जनसंख्या के दृष्टिकोण से पूरे वर्ल्ड में टॉप स्थान पर रहेगा, यानी कि पूरे वर्ल्ड में 1 नंबर पर रहेगा। ठीक है, जनसंख्या की स्थिति से, क्योंकि भारत में जनसंख्या काफ़ी मात्रा में बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी भी जनसंख्या के हिसाब से ही बढ़ती जा रही है। तो प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं जनसंख्या आने वाले समय में कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं वरदान साबित नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा जनसंख्या। ठीक है, और कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए अभिशाप होगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हो। क्वेश्चन नंबर 8वां जो है आपका है, काफ़ी प्यारा सा प्रश्न है और ये स्वाभाविक सा प्रश्न है और हर बार पूछे जाते हैं। भारत में नगरीकरण की प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। भारत में नगरीकरण की प्रवृत्तियों की विवेचना करें, तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। भारत में शहरीकरण की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। भारत में जो शहरीकरण की जनसंख्या है उसमें लगातार वृद्धि होती आ रही है। शहरी आबादी जो 1901 में 2 करोड़ 56 लाख थी, 1951 में बढ़कर 6 करोड़ 24 लाख हो गई। इस प्रकार 1901 में 2 करोड़ 56 लाख हो गई। यही बात कर लीजिए 1951 में बढ़कर कुल मिलाकर 6 करोड़ 24 लाख हो गई। इस प्रकार 1901 और 1951 के बीच शहरी आबादी कुल मिलाकर
3.68 मिलियन की वृद्धि हुई। और अभी जब यानी कि जनगणना होगा उस हिसाब से आपको लगेगा धरती आसमान का जो है यानी कि अंतर देखने को मिलेगा। क्योंकि शहरीकरण की बात करें तो गांव के कस्बे के आदमी जो है धीरे धीरे शहर में प्रवेश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें शहर में जो है काफ़ी मात्रा में लाभ मिल रहे हैं, एजुकेशन से लेकर कमाई हर चीज़ की कहीं ना कहीं उन्हें बेनिफिट नज़र आ रहे हैं। इसलिए भारत में नगरीकरण की प्रवृत्तियों के बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे ढंग से समझने का काम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने इन प्रश्नों को लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, बिहार के औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। बिहार के औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। जी हाँ, बिहार के औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन करें तो इसके बारे में भी हम लोग काफ़ी अच्छे ढंग से जानने का काम करेंगे। जल्दी से आप इन प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख लीजिए। सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ पर बिहार नहीं होगा, भारत होगा, ठीक है, क्योंकि हम इन प्रश्नों का अध्ययन काफ़ी गहन अध्ययन से किए हुए हैं। तो भारत के औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। तो भारत के औद्योगिक प्रदेश का जब वर्णन करना है तो जमशेदपुर, बर्नपुर, कुल्टी, बोकारो और राउरकेला में बड़े एकीकृत लौह इस्पात संयंत्र स्थापित हुए हैं। यह प्रदेश पश्चिम बंगाल के पश्चिमी भाग, ओडिशा के उत्तरी भाग एवं झारखंड राज्य में विस्तृत है। रांची, धनबाद, चाईबासा, सिंदरी, हजारीबाग, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, आसनसोल, इसके बाद डालमिया नगर आदि इसके प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। तो इसके बारे में भी काफ़ी विस्तार से हम लोग जानने का काम करेंगे। इसके बाद प्यारे दोस्तों, बिहार की जलवायु की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है और आखिरी सवाल है, बिहार की जलवायु की विवेचना कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्नों को आपने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। यदि नहीं लिखा तो जल्दी से लिख लीजिए। बिहार की जलवायु की विवेचना कीजिए, इन प्रश्नों को भी लिख लीजिए। बिहार की जलवायु उष्ण मानसूनी है। बिहार की जलवायु न तो तटीय राज्यों की तरह आर्द्र है और ना ही पश्चिमी राज्यों के समान शुष्क है, बल्कि दोनों के बीच की है। बिहार की जलवायु में प्रादेशिक विषमताएं मिलती है। इसके पूर्वी भाग में अपेक्षाकृत आर्द्र जलवायु मिलती है, किंतु पश्चिमी भाग शुष्क जलवायु से प्रभावित रहता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर कुल मिलाकर आपको प्राप्त करने में लगेंगे 1 मिनट। तो मैं आप लोगों को उत्तर डाउनलोड करने से पहले मैं बता दूं कि हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुंच चुके हैं। और जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर पार हो जाता है, यहाँ पर सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर के प्रोफेसर के द्वारा आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पर बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और सारे कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो हम आप लोगों के लिए इतना सारा मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है, आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सभी के घर में कम से कम 4 से 5 सेलफोन अवश्य होंगे। सभी फोन से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और ये जो प्रश्न है इनका उत्तर भी मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। तो प्यारे दोस्तों, हम आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो एक सब्सक्राइब ही तो बोल रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना सभी बच्चे। सभी को क्या करना है, सब्सक्रिप्शन ले लेना है। और बात कर ले इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको क्या कैसे मिलेगा, तो क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है। तो सभी बच्चों को टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है और आपको अतिशीघ्र इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। और उत्तर पढ़ने के बाद आप अपनी पढ़ाई में 4 चांद लगा सकते हो। तो आप लोगों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप चेक करते रहना है। कभी भी इन प्रश्नों का प्रश्नों के उत्तर का PDF देखने को मिल सकता है और आप अपनी पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा यानी कि सुधार पा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।